प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम क्या है? शक्ति का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। अर्थात हमने पिछली वीडियो में आपको शक्ति की संरचना का पहला सिद्धांत बतलाया था। उस सिद्धांत का क्या नाम था? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। आज का क्या है? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था कि शक्ति की संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? आज पुनरावृत्ति कर रहा हूं उसकी। क्या? पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, नोट कीजिएगा, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दूसरा क्या है? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। तीसरा क्या है? नारीवादी सिद्धांत। और चौथा क्या है? बहुलवादी सिद्धांत। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम शक्ति संरचना का दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं। क्या? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूं आपने हमारी बात मान ली होगी। थैंक यू वेरी मच। अब ध्यान दें, हम प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम केवल वीडियो के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, चिंतक हैं, उन सब की जानकारी मैं इस रूप में देना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में मैंने अपने 23 वर्ष के अनुभव के अंतर्गत ये देखा है कि वास्तव में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को किस जगह क्या समस्या आती है, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अब चाहे वह स्नातक स्तर का विद्यार्थी हो, स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी हो, अर्थात BA MA का स्टूडेंट्स हो, इसी के साथ में चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहा हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा हो, मैं इन सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार करता हूँ। तो प्लीज़ प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, मैं जिस रूप में समझाना चाह रहा हूँ उस रूप में आप समझ जाइएगा। आपको राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई समस्या नहीं आ सकती है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये बात। अब ध्यान दें, क्या आज हम शक्ति की संरचना का दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं। क्या? शक्ति का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जो शक्ति की अवधारणा है उसका जो परंपरागत रूप में अर्थ लिया जाता है वो इस रूप में लिया जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी बात मनवाने के लिए वास्तविक रूप में क्षमता का प्रयोग करता है। और वह क्षमता राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, विचारधारा की हो सकती है। मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में वास्तविक रूप में शक्ति के जो आयाम बतलाए थे उसमें शक्ति के 3 आयामों की चर्चा की थी, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। तो वास्तविक रूप में यहां शक्ति का जो मूल भावार्थ है वो यही है कि वास्तव में एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करवाता है, और यहां कार्य जो करवाया जाता है वह कार्य करवाने की प्रथम पक्ष के पास में क्षमता होती है, और वह क्षमता ही शक्ति होती है। अब वो क्षमता धन की भी हो सकती है, विचार की भी हो सकती है, और वह राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है। क्षमता जिस भी रूप में है, लेकिन एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी बात मनवाता है, उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है, और अपनी बात मनवाना, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक रूप में बल का प्रयोग किया जाता है। उससे अपनी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा ना होते हुए भी, दूसरे पक्ष की इच्छा ना होते हुए भी अपनी बात मनवाई जाती है।
और मैं ये कहूंगा कि यहां बल का प्रयोग भी किया जाता है, उसे बाध्य भी किया जाता है, उसे विवश भी किया जाता है और उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है और उसे सेवक बना दिया जाता है। क्या कर रहा हूं? उसे सेवक बना दिया जाता है। इस रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका मतलब यह है कि शक्ति की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे इसके चारों सिद्धांतों में कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो। सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तविक रूप में शक्ति है क्या। तो शक्ति क्या है भाई? एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करवा लेता है। तो कार्य कराने की जो क्षमता उसके पास है, कैपेसिटी, जो क्षमता उसके पास है, वो क्षमता ही शक्ति है। और यहां वास्तविक रूप में इस क्षमता का प्रयोग बल प्रयोग के रूप में किया जाता है। उनको विवश किया जाता है, दूसरे पक्ष को विवश किया जाता है और उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वास्तविक रूप में वो सेवक बन जाते हैं। किसके? प्रथम पक्ष के। दो पक्ष है ना यहां। और प्रथम पक्ष ऐसा कैसे कर पाता है? दूसरे पक्ष से क्यों बात मनवा लेता है? ऐसा क्या कुछ है, इसको हमें समझना है। ध्यान दें, अब ये बात तो क्लियर होगी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी बात मनवाता है। क्यों मनवाता है? उसके पास क्षमता है, बल का प्रयोग करता है, उसे अपना सेवक बना देता है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि क्या समाज में ऐसे समूहों का पता लगाया जा सकता है कि एक समूह दूसरे समूह के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, उसे अपना सेवक बना करके रखता है? यही शक्ति संरचना का लक्ष्य है। इसी रूप में इसमें चार सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि एक समूह दूसरे समूह से अपनी बात मनवाता है, उनकी स्वतंत्रता को छीनता है, शक्ति का प्रयोग करता है, दुरुपयोग भी करता है और वास्तविक रूप में उन्हें सेवक बना करके रखता है। प्रथम पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को आदेश दिया जाता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है, उसे विवश किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता को छीना जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, बाध्य किया जाता है। कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में यहां शक्ति की संरचना में हमें यह समझना है कि पूरे समाज में क्या ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं हम कि एक समूह दूसरे समूह के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। यही चारों सिद्धांतों का लक्ष्य है कि इसमें यह पता किया जाएगा कि ऐसा कौन सा समूह है जो दूसरे समूह के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। भाई, तो आज हम दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। अब मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस सिद्धांत को इस रूप में समझाऊंगा कि आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान दें, सबसे पहले तो यह एक विशिष्ट वर्गवादी जो सिद्धांत है, इधर आइए अब आप, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? विशिष्ट वर्गवाद। अर्थात इस सिद्धांत का जो सैद्धांतिक आधार है वो क्या है? विशिष्ट वर्गवाद। जैसे कि वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का सैद्धांतिक आधार क्या बतलाया था हमने? मार्क्सवाद। क्या बतलाया था? मार्क्सवाद। ठीक है। और यहां इसका आधार क्या है? विशिष्ट वर्गवाद। अर्थात वास्तविक रूप में अभिजन वर्ग से संबंधित जो सिद्धांत है वो इसका आधार है, जिसे विशिष्ट वर्गवाद कहा जाता है। अब ये है क्या? ध्यान दे, दूसरा बिंदु, समाज के विभाजन की प्रकृति। देखो, जब हम शक्ति की संरचना का अध्ययन करते हैं ना, तो इसमें मूल बात ये मान के चलती है कि चाहे कोई भी युग रहा हो, हालांकि इसकी शुरुआत 20वीं सदी से होती है इस सिद्धांत की, लेकिन सामान्य से रूप में हम ये कहेंगे कि यहां ये मान के चलाता है कि सभी समाज दो पक्षों में बटे रहते हैं, दो पक्षों में बटे रहते हैं। अब यहां मार्क्सवाद की बात आती है, मतलब वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत की बात आती है, तो उसके अंतर्गत भी उत्पादन के साधनों के ऊपर जिनका स्वामित्व था वो पूंजीपति वर्ग कहलाता है, और जो वास्तविक रूप में उत्पादन के साधनों से वंचित हैं वो सर्वहारा वर्ग कहलाता है। तो वहां कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है? पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। अब हम तो इसकी बात करेंगे आप विशिष्ट वर्गवाद की, तो इसके अंतर्गत समाज का विभाजन की प्रकृति क्या होगी? अब यहां भी देखो वही बात आ रही, पक्ष दो ही होंगे भाई, एक होगा विशिष्ट वर्ग और दूसरा होगा जनपुंज, मतलब जनसाधारण। क्या कह रहा हूं मैं?
भाई समाज के विभाजन की प्रकृति क्या होगी कि यहां भी दो पक्ष हो गए ना, एक तो विशिष्ट वर्ग और दूसरा जनसाधारण। जनपुंज का मतलब जनसाधारण, मतलब यहां जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि वास्तविक रूप में समाज का जो विभाजन है ना वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तो क्या है, विशिष्ट वर्ग है, और दूसरा क्या है, जनपुंज है या जन साधारण है। अब जो ये विशिष्ट वर्ग है वास्तविक रूप में ये बुद्धिमान है, योग्य है, प्रबंध कौशल है। वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि जो ये विशिष्ट वर्ग है इसे पूर्ण रूप में उत्तरदायित्व का ज्ञान है, नेतृत्व की क्षमता है इसके अंतर्गत, जबकि जनसाधारण के अंतर्गत ये गुण नहीं होते हैं। ना उसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, ना ही उसके अंतर्गत उत्तरदायित्व का गुण होता है, ना ही प्रबंध कौशल होता है। इसलिए विशिष्ट वर्ग अपनी बात जनसाधारण से मनवाता है। विशिष्ट वर्ग जनसाधारण के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, ये इसे विवश करता है, बल का प्रयोग करता है, बाध्य करता है, इनकी स्वतंत्रता को छीना तक जाता है और वास्तविक रूप में ये सेवक बना लिए जाते हैं। भाई यही तो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है, इसका मूल मैं कहूंगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी है ये, इसको समझे। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के अंतर्गत समाज के विभाजन की प्रकृति क्या होगी, विशिष्ट वर्ग और जनपुंज जनसाधारण, मतलब यहां वास्तविक रूप में दो पक्ष होंगे, एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा जनपुंज या जनसाधारण। आशा करते हूं यहां तक समझ गए। देखो बेटा ध्यान दे, यदि ये मैं यहां आपके लिए 6 बिंदु तैयार किए, ये 6 बिंदु समझ जाते हैं तो विशिष्ट वर्ग में आपकी मर्जी आए जो बात समझे, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या है, विभाजन का आधार क्या है। भाई यहां जो विभाजन किया गया है कि भाई यहां दो पक्ष होंगे, एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा जनपुंज मतलब जनसाधारण। ठीक है, लेकिन यहां विभाजन का आधार, ये विभाजन किया कैसे गया है, इन्हें गिने लोगों की विशेष योग्यताएं। मैंने आपको बता दिया ना कि वास्तविक रूप में कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनमें प्रबंध कौशल होता है, चातुर्य होता है, नेतृत्व के गुण होते हैं, उनमें वास्तविक रूप में उत्तरदायित्व की क्षमता भी होती है। तो ये ऐसे गुण विशिष्ट वर्ग में होते हैं, जनसाधारण में नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये तीसरी बात होगी। चौथी बात क्या ले रहे हैं, शक्ति धारकों की भूमिका। अब देखो, अब समझे यहां शक्ति धारक, अब यहां इन दोनों में शक्ति का प्रयोग कौन करेगा भाई, समझना है। देखो प्लीज, शक्ति का प्रयोग जनसाधारण करेगा? नहीं भाई, इसके पास योग्यता ही नहीं है, बुद्धि भी नहीं मानी जा रही है, इसी के साथ में प्रबंध कौशल का भी अभाव है, नेतृत्व के गुण भी नहीं है, समझ रहे हैं नहीं, और इसी के साथ में उत्तरदायित्व की क्षमता भी नहीं निभाते हैं, इनमें क्षमता होती ही नहीं है। जबकि विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत ये सारे गुण होते हैं। क्या, योग्यता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, नेतृत्व के गुण होते हैं, इसी के साथ में उत्तरदायित्व की क्षमता भी होती है, प्रबंध का कौशल भी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहां वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो योग्य होते हैं और उनके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किनके ऊपर, जो वास्तविक रूप में अयोग्य हैं, मंद बुद्धि के हैं, उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम अध्ययन तो यही तो कर रहे हैं, समाज में यही तो पता लगा रहे हैं कि वास्तव में कोई ऐसा पक्ष है जो शक्ति का प्रयोग करता है दूसरे पक्ष के ऊपर। तो विशिष्ट वर्गवादी कहते हैं कि वास्तविक रूप में समाज में एक विशिष्ट वर्ग होता है और वह ऐसा वर्ग होता है जो बुद्धिमान होता है, योग्य होता है, कार्यकुशल होता है, प्रबंध कौशल होता है, नेतृत्व के गुण होते हैं, वो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करता है। किसके ऊपर, जिनमें ये गुण नहीं होते हैं, और किसी में नहीं होते ये गुण, जनसाधारण नहीं होते हैं। बेटा यहां ध्यान दें, देखो अब यहां हम पहुंच गए हैं कि विभाजन का जो आधार है इन्हीं गिने लोगों की विशेष योग्यताओं के आधार पर होता है। मतलब वास्तविक रूप में कुछ योग्य व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं यहां, देखो तीसरे बिंदु तक ही ठहरे। अब आप, कहा तो ये जाता है कि भाई 20वीं सदी के अंतर्गत अनेक समाज वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की नींव रखी है, लेकिन मैं मेरा मत दे रहा हूं, बेटा ध्यान से सुने। अरे भाई नहीं, वास्तव में विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के बीज अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। मैं तथ्यों सहित कह रहा हूं। कैसे? जब हम अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में अरस्तु ने जो दास्ता का सिद्धांत दिया है ना, क्या दास्ता का सिद्धांत, दास्ता के सिद्धांत को समझने के लिए हमारी वीडियो आप देखिएगा। दास्ता का सिद्धांत दिया है, उस दास्ता के सिद्धांत के तहत उन्होंने क्या लिखा है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कि वास्तविक रूप में प्रकृतिया ही, मतलब प्रकृति से ही, प्रकृतिया ही कुछ व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वामी बनने योग्य होते हैं,
बाकी दास बनने योग्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रकृति से कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं, वो स्वामी बनने योग्य होते हैं, बाकी मंद बुद्धि के होते हैं, अयोग्य होते हैं, वो सेवक दास बनने योग्य होते हैं। अरे भाई बताइए, ये विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है, यही बात तो कह रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या ये इनकी मौलिक देन है? नहीं। चाहे आज के समाज वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन मैं मेरा मत दे रहा हूं कि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के आप अध्ययन कीजिएगा, उस पुस्तक के अंतर्गत इस बात का पूर्ण खुलासा किया गया है। ठीक है, उन्होंने इसको सिद्धांत का नाम ना दिया हो, लेकिन मैं जो वाक्य बता रहा हूं, इस वाक्य का प्रयोग किया गया है पॉलिटिक्स में, इसलिए बीज रूप में अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में यह सिद्धांत मौजूद था। ध्यान देंगे बेटा, समझ रहे हैं ना। अब भाई मैं इस सिद्धांत में कितना कुछ बताऊं, इतना लंबा है कि ये वीडियो अगर हम कंटिन्यू इसको समझाना चाहें तो भाई 5 घंटे में पूरी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन हम सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो चौथा क्या है, शक्ति धारकों की भूमिका। अब देखो यहाँ शक्ति धारक की भूमिका, शक्ति धारक कौन हो गए? जनपुंज मतलब जनसाधारण या विशिष्ट वर्ग? भाई जो संख्या में कुछ व्यक्ति हैं और बुद्धिमान है। अब देखो यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे, ये संख्या में क्या होंगे? अल्पसंख्यक, और ये संख्या में बहुसंख्यक होंगे। ये कम है, ये ज्यादा है, ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिहीन है। ठीक है, इनमें नेतृत्व के गुण है, इनमें नेतृत्व के गुण नहीं है। किनमें? विशिष्ट वर्ग में नेतृत्व के गुण है और जनसाधारण नेतृत्व के गुण नहीं है। विशिष्ट वर्ग में प्रबंध कौशल है और जनपुंज में जनसाधारण में प्रबंध कौशल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक रूप में जो शक्ति धारक है ना, उनकी भूमिका किस रूप में होती है? ये विशिष्ट वर्ग होगा, ये शक्ति धारक है, ये शक्ति का प्रयोग करेगा जनसाधारण के ऊपर, अपनी बात मनवाएगा ये, क्योंकि बुद्धिमान है, प्रबंध कौशल है, इसके पास नेतृत्व का गुण है, उत्तरदायित्व की क्षमता है इसमें, ये बुद्धिमान है, कार्य कुशल है, इसलिए ये अपनी बुद्धि के आधार पर वास्तविक रूप में एक संगठन बना लेते हैं। और भाई संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। तो ये अपना एक संगठन बना लेते हैं, और वास्तविक रूप में जब ये अपना एक संगठन बना लेते हैं तो चूंकि इनके अंतर्गत नेतृत्व का गुण होता है, इसलिए यहां शक्ति धारकों की जो भूमिका होती है वास्तविक रूप में अपने संगठन के आधार पर ये नेतृत्व का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है। भाई समझें, जनसाधारण में नहीं होती ये चीजें, किसमें होती हैं? विशिष्ट वर्ग में। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत कह रहा है। समझ रहे हैं? ध्यान दे, इन बिंदुओं को आप समझ आइए भाई, 6 बातों को, कुछ भी नहीं है फिर। अब चलिए 5वां क्या है? परिवर्तन की संभावना। अब ध्यान दें, मैंने 5वां बिंदु इस रूप में तैयार किया है कि क्या वास्तव में अब यहां विशिष्ट वर्ग मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर, एक पक्ष विशिष्ट वर्ग है, दूसरा पक्ष कौन है? जनसाधारण है। 2 पक्ष बता रहे नहीं यहां भाई, विशिष्ट वर्गवादी समाज में 2 पक्ष मान के चल रहे हैं, जिसको कि हम आगे चल करके शासक, शासित, अनेकों नाम देंगे विद्वान। तो यहां क्या है? विशिष्ट वर्ग और जनपुंज। तो वास्तविक रूप में क्या जो विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण है, अर्थात एक पक्ष मतलब विशिष्ट वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग जनसाधारण पर करता है, तो यहां हमने ये बिंदु बनाया है कि क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है कि भी शक्ति का प्रयोग विशिष्ट वर्ग ना करे, जनसाधारण करे? तो वास्तविक रूप में यहां उत्तर ये निकल कर आता है कि नहीं, ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि परिवर्तन कर भी दिया जाता है तो वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इनका कहना है कि आपकी मर्जी आए किसी प्रकार की शासन प्रणाली अपनाइएगा, समाज का कोई भी संगठन क्यों ना हो, उसमें वास्तविक रूप में निर्णय तो केवल कुछ ही लोग लेते हैं। आपकी मर्जी आए जैसी शासन प्रणाली अपना लो। यहां तक का है, चाहे आप लोकतंत्र प्रणाली को अपना लें, कुलीन तंत्र के अंतर्गत कुछ लोग होते ही होते हैं। इनका कहना है कि लोकतंत्र के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में लगता तो यह है कि जनसाधारण निर्णय लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में तो निर्णय तो लेने वाले केवल कुछ ही लोग होते हैं। किसमें? लोकतंत्र में। और सब संगठनों में ऐसा होता है। आप परिवार का उदाहरण ले सकते हैं, किसी समूह का उदाहरण ले सकते हैं, सब जगह निर्णय तो केवल कुछ ही लोग होते हैं। भाई आप किसी गांव का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, उसके अंतर्गत जब चुनाव होते हैं, चुनाव के अंतर्गत वास्तविक रूप में कुछ ही लोग सक्रिय होते हैं और उनकी बातों को माना भी जाता है। तो वास्तविक रूप में समाज का कोई भी संगठन क्यों ना हो, सब जगह वास्तविक रूप में निर्णय तो केवल कुछ ही लोग लेते हैं, और प्राचीन समय से ऐसा होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए इनका कहना है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। योग्य व्यक्ति जिनमें प्रबंध कुशलता है, कार्य कुशलता है, नेतृत्व के गुण है, वो हमेशा शक्ति का प्रयोग करते रहेंगे, करते थे।
इसलिए इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ठीक है। और छठा क्या है, परिवर्तन के साधन। अब यहां यह देखना है कि भाई पहली बात तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, फिर इनका कहना है कि यदि परिवर्तन किया भी जाए तो क्या इसके लिए कोई साधन है, तो इनका कहना है कि इसका कोई साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता और इसका कोई साधन है भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आपने ऐसी व्यवस्था की तो भी वास्तविक में परिवर्तन हो नहीं सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि मान लीजिएगा जैसा ये कहा जाता है कि भी समाजवाद की स्थापना कर दूं, समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, उसके अंतर्गत फिर क्या होगा, वर्गविहीन समाज हो जाएगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करेगा, शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन इनका कहना है कि वास्तविक रूप में यदि समाजवाद की स्थापना भी कर दी जाए तो उसके अंतर्गत भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है, जनसाधारण शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां पर भी जनसाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वास्तविक रूप में वहां पर भी राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता होती है और वहां केवल वही लोग शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं जिनके पास वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में क्षमता होती है और वो चुनाव में जीत जाते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि चाहे किसी भी रूप में कोई भी परिवर्तन क्यों ना किया जाए, सच्चाई ये है कि इसका कोई साधन होता ही नहीं है, किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होगा, योग्य व्यक्ति योग्य ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो योग्य व्यक्ति है, प्रबंध कौशल है, जिनके अंतर्गत नेतृत्व का गुण है, उत्तरदायित्व की क्षमता है, वो हमेशा शक्ति का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या अरस्तु ने गलत कहा है? अरस्तु क्या कह रहे हैं अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कि प्रकृति से ही, स्वभाव से ही कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बाकी मंद बुद्धि के होते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति मंद बुद्धियों के ऊपर शासन करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये किसने कही बात? अरस्तु ने। इसका मतलब भाई ये सिद्धांत किसी न किसी रूप में अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में मौजूद है। मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये 6 बातें आ गई, आप देखिएगा। इसके बाद में अब हमें यह समझना है, क्या मैंने इसकी सामान्य बात तो बता दी है, लेकिन यहां तक आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो मैंने आपके लिए विशेष तैयार किया यहां क्या कि इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है, किसकी? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत की। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि किसी भी समाज या संगठन, क्या किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण निर्णय इन्हें गिने लोग ही करते हैं, बाकी लोग केवल उनका अनुसरण करते हैं। क्या मतलब हुआ? यह सिद्धांत एक ही बात बताता है, इस मान्यता पर आधारित है क्या कि आप चाहे किसी भी समाज का अध्ययन करें, किसी भी संगठन का अध्ययन करें, किसी भी शासन प्रणाली का अध्ययन करें, चाहे लोकतंत्र का ही क्यों ना हो, सबके अंतर्गत निर्णय तो केवल कुछ ही लोग लेते हैं, निर्णय तो केवल कुछ ही लोग लेते हैं, बाकी तो सब उनका अनुसरण करते हैं, उसकी पालना करते हैं, अनुपालना करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? हाँ, आज हम कहने के लिए कहते हैं कि लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या सभी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं या उदासीन होते हैं? उदासीन होते हैं। सक्रिय तो केवल कुछ ही लोग होते हैं। चाहे आप एक परिवार का अध्ययन कीजिएगा, परिवार में भी सक्रिय केवल कुछ ही लोग होते हैं। संयुक्त परिवार के अंतर्गत हम देखें तो वास्तविक रूप में निर्णय लेने वाला तो एक ही व्यक्ति तो होता है, या सब होते हैं? किसी गांव की बात करें तो वहां पर भी वास्तविक रूप में गांव के हित में निर्णय लेना हो, या मैं कहूँगा किसी भी रूप में निर्णय लेना हो, तो केवल कुछ ही लोग तो होते हैं। इसलिए ये सिद्धांत यही बात कहता है, मतलब इस सिद्धांत की मूल मान्यता यही है, इसी पर टिका हुआ है कि कोई भी समाज हो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी समाज हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी समूह हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, उसमें निर्णय तो केवल कुछ लोग लेते हैं। लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र के अंतर्गत लगता यह है कि जनसाधारण का शासन है, लेकिन नहीं, निर्णय तो वहां पर भी केवल कुछ ही लोगों के द्वारा लिया जाता है। क्या हम मंत्री परिषद का अध्ययन करें तो मंत्री परिषद के अंतर्गत क्या सभी व्यक्ति सक्रिय होते हैं? यह केवल कुछ ही होते हैं, कुछ ही होते हैं। व्यवस्थापिका का अध्ययन करें तो व्यवस्थापिका में क्या सभी व्यक्ति सक्रिय होते हैं? नहीं, कुछ ही लोग सक्रिय होते हैं। आप चाहे व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, कार्यपालिका का कीजिएगा, या किसी अन्य संगठन समूह संस्था का कीजिएगा, किसी परिवार का कीजिएगा, वास्तविक रूप में निर्णय लेने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं। तो क्या इस सिद्धांत की इस बात में सच्चाई नहीं है? हाँ, सच्चाई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, समझ गए यहां तक? आप चलिए इसको हम तीसरे बिंदु के अंतर्गत लेंगे। चलिए इधर, अब यहां शुरुआत हम करते हैं कि वास्तविक रूप में 20वीं शताब्दी के अंतर्गत अनेक समाज वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की नींव रखी। अब देखो, मैंने ये सामान्य पृष्ठभूमि तैयार कर दी, नींव रखी कहां? ध्यान देंगे,
20वीं सदी में अनेक समाज वैज्ञानिकों ने, क्या बोल रहा हूं मैं, राज वैज्ञानिक नहीं बोल रहा, समाज वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की नींव रखी। इसका मतलब वास्तविक रूप में इसकी जो शुरुआत होती है श्री गणेश होता है 20वीं शताब्दी से होता है। लेकिन भाई मैंने क्या कह दिया है कि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में बीज रूप में सिद्धांत मौजूद था, चाहे आज के विद्वान इसको माने या न माने, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सिद्धांत उसमें मौजूद है। आप पॉलिटिक्स का अध्ययन तो कीजिएगा भाई, मैंने स्वयं पॉलिटिक्स का अध्ययन किया है, पॉलिटिकल रिपब्लिक की मैंने गहराई से पढ़ी है, पॉलिटिक्स में इस बात का खुलासा है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने वास्तविक रूप में पॉलिटिक्स में जो कुछ भी लिखा है और उन्होंने जो दास्ता का सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत उन्होंने जो बातें भी बताई है, उन सबसे लगता है कि वास्तविक रूप में सिद्धांत बीज रूप में अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में मौजूद था भाई। ठीक है, अब देखो, अब जो ये विद्वान हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, इसमें यहां हम 4 विद्वानों की बातें करेंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिएगा, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आज की वीडियो मैंने जो तैयार किया इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। अगर आ जाए तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत अवश्य कराएं कि सर आपने ये बोला था, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। चलिए, पहला विद्वान ले रहे हैं विल्फ्रेडो पैरेटो, नोट कीजिएगा, विल्फ्रेडो पैरेटो, क्या, पैरेटो, ध्यान दें। 1848 में जन्म होता है, 1923 में मृत्यु होती है, महत्वपूर्ण बात है ये। और इनकी महत्वपूर्ण कृति मतलब रचना, इनकी पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछी जाती है अक्सर, द माइंड एंड सोसाइटी, क्या है, द माइंड एंड सोसाइटी मतलब मानव मन और चेतना, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। आपसे नेट जेआरएफ में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, कॉलेज लेक्चर में, स्कूल लेक्चर में प्रश्न किसी न किसी रूप पूछा जाता है। मैंने आपके लिए जो ये बातें तैयार की ना, इसमें 2-3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाएंगे बेटा, ध्यान रखेंगे, निश्चित निश्चित निश्चित। तो यहाँ पैरेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, द माइंड एंड सोसाइटी, मानव मन और चेतना। इस पुस्तक में पैरेटो ने समाज को 2 वर्गों में बटा रहता है इस बात की चर्चा की है। मतलब पैरेटो ने अपनी इस पुस्तक में मानव मन और चेतना में ये कहा है कि समाज 2 वर्गों में बटा रहता है। दुनिया का कोई भी समाज हो, चाहे अमेरिका की बात करें चाहे भारत की बात करें, सबके ऊपर लागू हुई ये बात, क्या, समाज 2 वर्गों में बटा रहता है। अब उन 2 वर्गों के नाम क्या दे रहे हैं ये पैरेटो, विशिष्ट वर्ग और गैर विशिष्ट वर्ग। ध्यान देंगे, विशिष्ट वर्ग और गैर विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग कौन होता है, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में योग्यता होती है, प्रबंध कौशल होता है, नेतृत्व के गुण होते हैं, बुद्धिमान होता है। और गैर विशिष्ट कौन है, जिसमें योग्यताएं नहीं होती हैं। अर्थात यहां गैर विशिष्ट को आप जनपुंज भी कह सकते हैं, जनसाधारण भी कह सकते हैं। समझ गए यहां जो हमने चर्चा की थी विशिष्ट वर्ग और जनपुंज, जनपुंज का मतलब जनसाधारण, ठीक है, सामान्य जनता। फिर से दोहरा रहा हूं, समाज 2 वर्गों में बटा रहता है, कौन कह रहे हैं, पैरेटो। किस किस में, विशिष्ट वर्ग और गैर विशिष्ट वर्ग या जनपुंज, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, ध्यान दें, यहां पैरेटो कह रहे हैं कि ये जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग के भीतर ही, मतलब विशिष्ट वर्ग के अंदर ही, मान लीजिएगा विशिष्ट वर्ग हो गया, ये विशिष्ट वर्ग हो गया। अब ये कह रहे हैं कि विशिष्ट वर्ग के भीतर सत्तारूढ़ और गैर सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मतलब यह वास्तविक रूप में जो ये विशिष्ट वर्ग होता है, उस विशिष्ट वर्ग के अंदर ही वास्तविक रूप में एक दूसरा वर्ग होता है। अर्थात फिर से दोहरा रहा हूं, विशिष्ट वर्ग के भीतर सत्तारूढ़ और गैर सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मतलब यहां वास्तविक रूप में विशिष्ट वर्ग भी एक प्रकार से, यहां इन्होंने इसके 2 प्रकार बताए, एक तो सत्तारूढ़ जो सत्ता में, सत्तारूढ़, और दूसरा गैर सत्तारूढ़ जो सत्ता में नहीं है। अब इन दोनों में भी पैरेटो कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मतलब ये भी सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता करते रहते हैं। और इसे ही पैरेटो ने, इसे ही, मतलब यहां जो प्रतिस्पर्धा चल रही है सत्ता प्राप्ति के लिए, किस किस में भाई, ध्यान देंगे, यहां गैर विशिष्ट वर्ग की बात नहीं हो रही है, केवल विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग यहां वास्तविक 2 प्रकार के हो जाते हैं, पैरेटो कह रहे हैं ये, सत्तारूढ़ और गैर सत्तारूढ़। अब वास्तविक रूप में इन दोनों में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा चलती है, किसके लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। अब यहां वास्तविक रूप में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है सत्ता प्राप्ति के लिए, इसे ही पैरेटो ने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है परीक्षा की दृष्टि से, इसे ही पैरेटो ने विशिष्ट वर्गों की अदला बदली कहा है। अर्थात इसे ही विशिष्ट वर्गों की अदला बदली कहा जाता है। विशिष्ट वर्गों की अदला बदली, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विशिष्ट वर्गों की अदला बदली का सिद्धांत किसने दिया है, भाई पैरेटो ने दिया है। समझ गए,
ठीक है, हाँ प्रश्न बन रहा है। विशिष्ट वर्गों की अदला बदली का सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो ने दिया है। विशिष्ट वर्गों की अदला बदली, इसका मतलब यहाँ विशिष्ट वर्ग कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग और गैर सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग। और इनमें बारी बारी से अपनी क्षमता, योग्यता, नेतृत्व के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। कभी गैर सत्तारूढ़ सत्ता में चला जाता है, कभी सत्तारूढ़ गैर सत्तारूढ़ हो जाता है। ये जो परिवर्तन होता है इसे ही विशिष्ट वर्गों की अदला बदली कहा जाता है। समझ गए भाई? मतलब मूल बात इस विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की एक ये भाई कि ये कहते हैं समाज में 2 पक्ष होते हैं, एक वो जो शक्ति का प्रयोग करता है और दूसरा वो जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं या नहीं? मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि शक्ति संरचना के अंतर्गत वास्तविक रूप में विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत समाज में 2 वर्ग, 2 पक्ष, 2 समूह मानकर चलता है। एक शासक, दूसरा शासित। क्या है? कोई भी नाम दे सकते हैं, ये सब अलग अलग नाम दे रहे हैं। वैसे वास्तविकता तो यही है कि इनको नाम देंगे, एक विशिष्ट वर्ग, दूसरा जनपुंज या जनसाधारण। मतलब एक पक्ष वो है जो वास्तविक रूप में योग्य होता है, इसी के साथ में उसमें बुद्धिमत्ता होती है, इसी के साथ में उसमें प्रबंध कौशल होता है, नेतृत्व का गुण होता है। दूसरा ऐसा होता है जिसमें इनका अभाव पाया जाता है। तो शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? पहले वाला पक्ष करेगा, जिसके अंतर्गत ये गुण मौजूद होंगे, और दूसरे में ये गुण मौजूद नहीं है, इसलिए उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। भाई समझ गए? चलिए अब दूसरा लेते हैं मोस का। अब ध्यान देंगे, पेरेटो की बात समझ में आ गई। अब दूसरा ले मोस का। क्या नाम है? मोस का। नोट कीजिएगा। इनका जन्म 1858 में हुआ, 1941 में मृत्यु होती है। फिर से बोल रहा हूं, दूसरा समाज वैज्ञानिक कौन है? मोस का। इनका जन्म कब हुआ? 1858 में। 1858 में, मृत्यु 1941 में। ये भी एग्जाम पूछ ले जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? द रूलिंग क्लास, मतलब शासक वर्ग। ये नेट में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में पूछा जाता है। ध्यान देंगे, द रूलिंग क्लास, शासक वर्ग, किसकी पुस्तक का नाम है? मोस्का की पुस्तक का नाम है। याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक रूप में मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास या शासक वर्ग के अंतर्गत वास्तविक रूप में समाज के जो 2 वर्ग हैं, दो पक्ष हैं, उनका नाम दिया है शासक और शासित। 2 ही तो पक्ष। अरे भाई पूरे सिद्धांत को समझे, किसी भी समाज वैज्ञानिक अध्ययन कीजिएगा, पक्ष 2 ही बताएंगे, नाम अलग अलग हो सकता है। क्या नाम दिया इन्होंने? शासक और शासित। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि वास्तविक रूप में शासक और शासित की संज्ञा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? तो क्या नाम होगा? मोस्का। आगे बढ़िए। विशिष्ट वर्ग की मुख्य विशेषता ये बताते हैं संगठन की क्षमता। मतलब मोस्का जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग कौन होगा? जो शासक है। कौन? जो शासक है ना, वो विशिष्ट वर्ग होगा, क्योंकि शक्ति का प्रयोग करेगा। किसके ऊपर? शासित के ऊपर। शासित कौन? जनसाधारण। मूल बात तो यही आएगी, विशिष्ट वर्ग और जनपुंज। इन्होंने नाम दे दिया अलग, शासक और शासित। अब इनकी जो मुख्य विशेषता है विशिष्ट वर्ग की, विशिष्ट वर्ग मतलब जो शासक है। भाई ध्यान देंगे, विशिष्ट वर्ग कौन होगा? जो शासक होगा, क्योंकि ये तो शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये जो शासित हो जनसाधारण है, जनपुंज है, जनसामान्य है। इसके विशिष्ट वर्ग की मुख्य विशेषता क्या होगी? ये भी ध्यान रखेंगे, संगठन की क्षमता। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विशिष्ट वर्ग की जो मुख्य विशेषता संगठन की क्षमता है, किस विद्वान ने बताई? मोस्का ने बताई। अब यहां तो वास्तविक रूप में संगठन की क्षमता है विशिष्ट वर्ग की मुख्य विशेषता, जबकि यहां विल्फ्रेड पेरेटो वास्तविक रूप में विशिष्ट वर्ग की जो मुख्य विशेषता बतलाते पेरेटो, वो वास्तविक रूप में बुद्धिमत्ता को बतलाते, योग्यता को बतलाते। बेटा ध्यान रखेंगे, किसको बतलाते पेरेटो? बुद्धिमत्ता को और योग्यता को विशिष्ट वर्ग की मुख्य विशेषता बतलाते हैं पेरेटो, जबकि मोस्का किसको बतलाते हैं? संगठन की क्षमता को बतलाते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो शासक और शक्ति का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि उसके पास वास्तविक रूप में संगठन की क्षमता होती है, और यहाँ विशिष्ट वर्ग वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग इसलिए कर पाता है क्यों? क्योंकि वह योग्य होता है, बुद्धिमान होता है। क्या कह रहा हूँ? योग्य होता है, बुद्धिमान होता है। इसी के साथ में उसमें प्रबंध कौशल होता है, नेतृत्व के गुण होते हैं। इस कारण ये शक्ति का प्रयोग दूसरे पक्ष पर करता है। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा विद्वान आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट मिशेल्स। नोट कीजिएगा, रॉबर्ट मिशेल्स। आप ध्यान दें, रॉबर्ट मिशेल्स, ये मैं ये कह रहा हूं कि पर ईयर किसी न किसी रूप में यूजीसी नेट एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है।
रॉबर्ट मिशेल्स का जन्म 1876 में, मृत्यु 1936 में हुई। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कृति रचना का नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज किनकी पुस्तक का नाम है? रॉबर्ट मिशेल्स। अब ध्यान दें, रॉबर्ट मिशेल्स का कहना है कि वास्तविक रूप में चाहे किसी भी समाज, संगठन, समूह, संस्था का अध्ययन कीजिएगा, वास्तविक रूप में सर्वत्र एक ही नियम लागू होता है और इसे नाम दिया इन्होंने गुट तंत्र के लोह नियम। गुट तंत्र के लोह नियम या अल्प तंत्र के लोह नियम। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि अल्प तंत्र का लोह नियम का सिद्धांत किसने दिया है? मिशेल्स ने दिया है। किसने दिया है? मिशेल्स ने दिया है। समझ रहे हैं ना? मैं समझाऊंगा ये है क्या। गुट तंत्र के लोह नियम का निरूपण किया किसने किया है? रॉबर्ट मिशेल्स ने। अब समझो, गुट तंत्र के लोह नियम का सीधा सा अभिप्राय ये होता है कि वास्तविक रूप में चाहे समाज का कोई भी स्वरूप हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी समूह हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, सर्वत्र निर्णय तो केवल कुछ ही लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोगों में वास्तविक रूप में बुद्धिमत्ता होती है, योग्यता होती है, नेतृत्व के गुण होते हैं। बाकी सब व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करते हैं, सेवक के रूप में रहते हुए कार्य करते हैं। यही क्या है? अल्पतंत्र भी कहते हैं इसको, अल्पतंत्र या गुट तंत्र के लोह नियम। तो अल्पतंत्र का लोह नियम क्या है? गुट तंत्र का लोह नियम क्या है? इसका सामान्य सा अभिप्राय होगा कि ये नियम या ये सिद्धांत ये कहता है कि समाज का कोई भी संगठन या समूह हो या कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे लोकतंत्र क्यों ना हो, निर्णय तो केवल कुछ लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में योग्यता तो कुछ ही लोगों में होती है। तो क्या अरस्तु ने ये बात नहीं कही है? यही तो बात कह रहे हैं अरस्तु कि प्रकृति से ही स्वभाव से कुछ लोग योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो वो स्वामी बनने के लिए आए हैं। बाकी लोग मंद बुद्धि के होते हैं, अयोग्य होते हैं, वो स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं। आदेशों का पालन करने की क्षमता है उनमें केवल। किसने कही बात? अरस्तु ने कही है। तो क्या ये सिद्धांत ये बात नहीं कह रहा है? हाँ भाई, ये बात यही कह रहा है। इसका मतलब अगर आपको विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत समझना है तो अरस्तु को समझना निहायत जरूरी है। समझ गए? अब देखो, अब हम इस रॉबर्ट मिशेल्स की बात का ही आगे खुलासा करें तो इधर बढ़िएगा आप। यहाँ वास्तविक रूप में एक विद्वान आते हैं। इस तीसरे बिंदु के अंतर्गत चल रहे हैं, रॉबर्ट मिशेल्स के अंतर्गत ही ध्यान दें। क्या? एक विद्वान का नाम मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के अंतर्गत ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वास्तव में यहाँ जनसाधारण के द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन मैक्स वेबर कह रहे हैं कि नहीं, वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत भी जनसाधारण के द्वारा शासन नहीं किया जाता है। ये गुटतंत्र का लोह नियम यही तो बताएगा। तो यहाँ मैक्स वेबर भी अपना तर्क दे रहे हैं और मैक्स वेबर ने लोकतंत्र की परिभाषा बदल डाली। इन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र जन सामान्य का शासन नहीं है, तो फिर क्या है? मैक्स वेबर कह रहे हैं कि लोकतंत्र को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की संज्ञा दी है इन्होंने। इनका कहना है कि वास्तव में लोकतंत्र में जनसाधारण का शासन नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में यहां कुछ लोग राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये जनता को अपनी बात मनवाने के लिए चाहे किसी भी रूप में उनकी सहमति ली जाए, उनकी सहमति ली जाती है और सहमति लेने के बाद में, मतलब बहुमत प्राप्त करने के बाद में ये सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद में वास्तविक रूप में खुलकर ये शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? यस। तो इसका मतलब मैक्स वेबर क्या करें? लोकतंत्र को इन्होंने क्या कहा है? राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की संज्ञा। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की संज्ञा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। समझ गए बेटा? आप आगे बढ़िए, इसी तीसरे बिंदु में चलेंगे हम। एक विद्वान और हैं जोसेफ शुम्पीटर, नोट कीजिएगा, जोसेफ शुम्पीटर। क्या बोल रहा हूं मैं? जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र। क्या बोल रहा हूं? पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र। ठीक है। इसके अंतर्गत जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है कि ठीक है, लोकतंत्र जनसाधारण का शासन नहीं है। यहां वास्तव में ये बात सत्य है कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और यहाँ वास्तविक रूप में जनसामान्य की सहमति ले ली जाती है। लेकिन फिर भी क्या करें, शुम्पीटर कह रहे हैं कि वास्तव में लोकतंत्र में एक तो फायदा है, ठीक है,
यहाँ निर्णय कुछ लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में असीम सत्ता का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्या लोकतंत्र में असीमित सत्ता का प्रयोग नहीं हो सकता है? निर्णय तो कुछ लेते होंगे, कुछ लोग लेते हैं, सच्चाई है, लेकिन फिर भी असीमित सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि शुम्पीटर का कहना है, बहुत महत्वपूर्ण बात अब ये, शुम्पीटर का कहना है कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत होता यह है कि वास्तव में जब राजनीति के लिए या राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता की जाती है तो ऐसी स्थिति में राजनीति एक बाजार का रूप धारण कर लेता है, जिसको पॉलिटिकल मार्केट कहते हैं। तो राजनीतिक बाजार की संकल्पना किसने दी है? शुम्पीटर में, नोट कीजिएगा। राजनीतिक बाजार, पॉलिटिकल मार्केट की संज्ञा किसने दी है, यही अवधारणा किसने दी है? जोसेफ शुम्पीटर ने। अब ये क्या कह रहे हैं कि राजनीति एक बाजार का रूप धारण कर लेती है और बाजार के अंतर्गत वास्तविक रूप में इन प्रतिस्पर्धा करने वालों के द्वारा वास्तविक रूप में ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ग्राहक कौन होंगे? मतदाता। ग्राहक कौन होंगे? मतदाता। नहीं समझ रहे भाई? यहां राजनीति को बाजार बना दिया ना, तो यहां जो उम्मीदवार होंगे चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे कि वास्तविक रूप में इस बाजार के अंतर्गत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इनके द्वारा आकर्षक नीतियां और घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और इसी के अनुरूप ये सहमति प्राप्त करते हैं और उसके बाद में शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल मार्केट, राजनीतिक बाजार, इसके अंतर्गत मनमानी यदि की तो अगली बार जब ये जनता के सामने आएंगे तो फिर जो ग्राहक हैं वास्तविक रूप में ऐसे जो ये दुकानदार हैं, इन दुकानदारों को ठुकरा देंगे, इनसे सामान नहीं लेंगे, मतलब इनको मत नहीं देंगे। इसलिए यहां वास्तविक रूप में राजनीतिक बाजार शब्द का प्रयोग किसने किया है? शुम्पीटर ने किया है। ये सारी बातें आपके इस रॉबर्ट मिशेल्स के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में इनका कहना है कि चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, कोई भी समूह हो, समाज का कोई भी समूह, यहां तक कहूंगा मैं परिवार ही हो, चाहे परिवार हो, ग्राम हो, कस्बा हो, प्रांत हो, कुछ भी हो, इनका कहना है कि सब संगठनों में निर्णय तो केवल कुछ लोग होते हैं। क्या कह रहा हूं? निर्णय तो केवल कुछ लोग लेते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, निर्णय तो केवल कुछ लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों में ही वास्तविक रूप में योग्यताएं होती हैं। मैंने तीसरे बिंदु बताया था ना, योग्यताएं होती हैं। इसी कारण इसे गुट तंत्र या अल्पतंत्र का लोह नियम की संज्ञा दी जाती है। तो अल्पतंत्र का लोह नियम का सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट मिशेल्स ने। आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए। अंतिम चौथा, सी राइट मिल्स, चौथा समाज वैज्ञानिक जिन्होंने इस सिद्धांत की चर्चा की है, सी राइट मिल्स। 1916 में जन्म, 62 में मृत्यु। इनकी कृति महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द पावर इलिट। नोट कीजिएगा, द पावर इलिट मतलब शक्ति विशिष्ट वर्ग। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? शक्ति विशिष्ट वर्ग। वास्तविक रूप में राइट मिशेल्स का कहना यह है कि समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में, अब ध्यान दीजिएगा यहां, वास्तविक रूप में इस सिद्धांत को शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा दी जाती है। क्या? इस सिद्धांत को इन्होंने शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। चाहे यहां वास्तविक रूप में वर्गों में शक्ति की अदला बदली होती रहे, लेकिन सच्चाई है कि यहां जो शक्ति है वो सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। कौन कह रहे हैं? राइट मिल्स कह रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम द पावर इलिट रखा है, अर्थात शक्ति विशिष्ट वर्ग। इनका कहने का मूल भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में यहां जिसके पास शक्ति है वह लगातार ये प्रयास करेगा कि शक्ति मेरे पास बनी रहे, शक्ति हमारे पास बनी रहे, जिससे कि दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाया जाए और साधन के रूप में उनका प्रयोग किया जाए, उन्हें सेवक बना करके रखा जाए। इसलिए सी राइट मिल्स का कहना है कि वास्तविक रूप में शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। ये हो गया सी राइट मिल्स। यहाँ आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है द पावर इलिट पुस्तक किसकी है? आपका आंसर होगा सी राइट मिल्स। और अंत में यहाँ हम जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है इसकी समालोचना करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। अब ध्यान दें, ये बात तो सत्य है, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का कहना यही है कि समाज में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वो होता है
जिसके पास योग्यता होती है, नेतृत्व का गुण होता है, उत्तरदायित्व की क्षमता होती है, प्रबंध कौशल होता है। दूसरा, समाज में जनसाधारण होते हैं जिनके पास ये योग्यताएं नहीं होती हैं। जिनके पास ये योग्यताएं होती हैं उनके द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। परंतु ध्यान देंगे यहाँ वास्तविक रूप में अब जो ये पहला पक्ष है, अर्थात एक पक्ष लगातार ये प्रयास करता है कि दूसरे पक्ष से अपनी बात मनवाई जाती रहे और अपनी बात मनवाई जाती रहे, इसके लिए लगातार ये प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति बनी रहे और लगातार हम ये प्रयास करें कि हमारी शक्ति में वृद्धि होती रहे। मतलब हमारी योग्यताएं, प्रबंध कौशल, नेतृत्व के गुण इत्यादि जो भी हैं, इनकी क्षमता में वृद्धि होती रहे। अब इस रूप में वास्तविक रूप में कहते हैं कि इसमें वृद्धि होती रहे, तो सच्चाई ये है कि यहां जब ये वृद्धि की बात करते हैं तो ये एक दुष्चक्र है, ये लगातार चलता रहता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को सेवक बनाकर रखता है। अब यह कोशिश ये होनी चाहिए कि वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत जो उपेक्षित वर्ग हैं, शक्तिहीन वर्ग हैं, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जो उपेक्षित वर्ग हैं और शक्तिहीन वर्ग हैं वो वास्तविक रूप में शक्तिशाली बने, उनको इस रूप में सुविधाएं दी जाएं जिससे कि किसी रूप में उनका शोषण ना हो पावे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंत में मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में निष्कर्ष में ये कहेंगे कि जो मोस्का और मिशेल्स है उन्होंने वास्तविक रूप में केवल विचारधारात्मक शक्ति को स्वीकार किया है, जबकि इन दोनों ने ही वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को स्वीकार नहीं किया है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में विचार के आधार पर ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सी राइट मिल्स का कहना है क्या कि वास्तविक रूप में तीनों ही शक्तियों को पूरा ध्यान में रखते हैं, किस किस को, आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक शक्ति। तो यहाँ पर भी किसी न किसी रूप में प्रश्न बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर से दोहरा रहा हूँ, मोस्का और मिशेल्स केवल विचारधारात्मक शक्ति की बात करते हैं, जबकि सी राइट मिल्स राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति, इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों को परिध्यान देते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में तीनों का ही किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि मोस्का और मिशेल्स कह रहे हैं कि केवल विचारधारात्मक शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहां हमने जो ये पहला पैरेटो वाला बात ली है, तो पैरेटो के अंतर्गत एक बात विशेष मैंने लास्ट में इसलिए छोड़ी है कि इस बात को ध्यान में रखना है अंत में, क्या कि पैरेटो कहते हैं कि वास्तविक रूप में जो विशिष्ट वर्ग होता है ना, क्या विशिष्ट वर्ग होता है, उस विशिष्ट वर्ग का जो स्वभाव होता है वास्तविक रूप में सिंह और लोमड़ी जैसा होता है। अब नोट करें, सिंह लोमड़ी जैसा स्वभाव होता है विशिष्ट वर्ग का। क्या? सिंह लोमड़ी, सिंह शेर, शेर लोमड़ी जैसा स्वभाव होता है विशिष्ट वर्ग का। कैसे? वास्तविक रूप में यहाँ जो विशिष्ट वर्ग होता है, जो स्थिर स्थितियां होती हैं, उन स्थिर स्थितियों का सामना करने के लिए वास्तविक रूप में शेर की तरह ये दृढ़ होता है, अर्थात दृढ़ता से उनका सामना करता है। और लोमड़ी की तरह विशिष्ट वर्ग नई सूझबूझ के साथ वास्तविक रूप में परिस्थितियों के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के साथ ये समायोजन कर लेते हैं। कौन? विशिष्ट वर्ग। मतलब लोमड़ी की तरह इनमें चालाकी होती है, नई सूझबूझ होती है और सामाजिक परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके साथ ये समायोजन कर लेते हैं। लेकिन शेर की तरह वास्तविक रूप में जो स्थितियां होती हैं उनका ये दृढ़ता से, मजबूती से मुकाबला करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत वास्तविक रूप में सिंह और लोमड़ी जैसे गुण पाए जाते हैं। सिंह की तरह यह शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, और लोमड़ी की तरह ये चतुर चालाक होता है। ये हो गया आपका विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। आशा करता हूँ ये सिद्धांत पूर्ण रूप में आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं बनता है। प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप इसे ठीक से समझ गएंगे। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।